आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुख करते हैं खबर उत्तराखंड की तरफ। पौड़ी जिले के विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत सतपुली राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में रविवार रात को ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर मरीज के तीमारदारों से 108 कर्मी से अभद्रता करने वाले डॉक्टर शिव कुमार पर शासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल के आदेश पर आपसे निदेशालय द्वारा डॉक्टर शिव कुमार को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि रविवार रात को 108 के माध्यम से राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में पहुंचे मरीज के तीमारदारों व 108 कर्मी से डॉक्टर शिव कुमार द्वारा नशे की हालत में अभद्रता की गई। साथ ही चौबट्टा खाल विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी देख लेने की बात कही। यह खबर हमारे के न्यूज पर प्रमुखता से चलाई गई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद शासन स्तर पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। ऐसी बात कर रहे सतपाल महाराज को बुला लो, क्या होगा? सुनो मेरी बात, हम यहाँ है ना ऑन ड्यूटी है ना, हम ही तो देखेंगे। सतपाल महाराज थोड़ा के यहाँ देख लेगा, है नहीं सर? ट्रीट तो हमने करना है ना, हम देख रहे पेशेंट तो बात ही खत्म हो गई। उत्तराखंड सरकार बनारस और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान होगी और उत्तराखंड के व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने को लेकर गढ़वाल कमिश्नर द्वारा कुछ दिनों पूर्व हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। इस कॉरिडोर को बनने के बाद हर की पौड़ी की दिव्यता भव्यता और भी विराट और दिव्य हो जाएगी। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म कुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं, और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियां बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है, और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो पहली आवश्यकता होती है अतिक्रमण की। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा, उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है। जनपद पौड़ी में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया। जनपद पौड़ी के सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए एसएसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही एसएसपी ने कहा कि तस्करों के सप्लाई चेन तोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। फोन आ गया गलती से, आप हाथ पैर नहीं मार पा रहे उनके पास। इसमें लगातार थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको भी लगाया, जिला स्तरीय जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो भी लगी है। और मेनली अभी पिछले 1 महीने में लगभग हमारे 8 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हुए हैं, और इसमें काम जो किया जा रहा है उसमें फोकस हमारा मेन जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने पे फोकस किया जा रहा है।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला चिकित्सालय मरीजों से अवैध वसूली करने को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। वहीं जिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज में मरीज से अवैध वसूली की है। चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। खुद जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रकार के मामले पहले भी आ चुके हैं और अब इन मामलों में विधायक व जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद कार्रवाई की जा रही है। ये मामला जो है पैसे लिहाजा पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार का जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाएगी। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी। और दवाई कहाँ से ली आपने? दवाई भी बाहर से दवाई। खबर नैनीताल से है, जहां छात्र संघ चुनाव वर्ष 2022-23 के लिए डीएसबी परिसर द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव अधिसूचना के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 तक संपन्न होंगे। डीएसबी प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन पत्रों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। नामांकन 21 दिसंबर और जांच नाम वापसी 22 दिसंबर को होगी, जबकि 23 दिसंबर को छात्रों की आम सभा और 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। शाम 3 बजे से मतगणना होगी और देर शाम तक सभी चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। आ रहे हैं बच्चों के पास और उनकी समस्याएं जान के आ रहे हैं। मैं विगत 4 वर्षों से अपने छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूं। छात्रों के बीच जाने का मौका मिल रहा है और छात्रों की नई परेशानियां जो हमारी डीएसबी कैंपस में है उनके बारे में मुझे पता चल रहा है। हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सबसे मेन कैंपस कहा जाने वाला डीएसबी कैंपस जो एक वीवीआईपी सिटी में स्थित है, वहाँ की स्थिति बिल्कुल हालत खराब है। वही जो 5-6 सालों से संगठनवाद यहाँ चल रहा है, उसको इस बार बदलाव के लिए हमारे छात्र सारे तैयार हैं। और इस बार जो सारी वोटिंग हो रही है हमारे समर्थन में, वो राइट फॉर वोट और वोट फॉर चेंज के लिए हमारे छात्रों ने एक नारा लगाया है, उसको लेकर हम छात्रों के बीच जा रहे हैं। सुरक्षा के पुलिस बल पूरे तैनात है। आज 21 तारीख से यहाँ पे 144 धारा लग जाएगी। सीसीटीवी सब अप टू डेट है हमारे, काउंटिंग से लेके जहाँ पर बूथ्स हैं या डीएसडब्ल्यू डायरेक्टर ऑफिस, जहाँ पर भी बड़े ग्राउंड हैं जहाँ पर बच्चे अपना ये प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है बच्चों को उनके जीवन में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए, तो उसको हमने रखा हुआ है। खबर काशीपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में चलाया जा रहा है अभियान ऑपरेशन के क्रैकडाउन एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी को लेकर और न्यायालय के अनुपालन में मंगलवार को पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे 7 वारंटियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पकड़े गए वारंटियों में अमर सिंह, जसवीर सिंह, शमशेर सिंह, मनजीत सिंह, सुखवीर सिंह, मलकीत सिंह, जितेंद्र निवास गढ़ी कुंडेश्वरी काशीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी वारंटी अलग अलग मामलों में पुलिस को चकमा देते चले आ रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये हमारे जनपद में लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मामलों में जो वारंटी हैं इनकी अरेस्टिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल भी हमारे द्वारा काशीपुर पुलिस के द्वारा 9 वारंटियों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें हमारी 3 टीमें रवाना थी और गैर जनपद से भी इन वारंटियों को लाया गया था। इसी क्रम में आज भी 2 टीमों के द्वारा कुल 7 अन्य वारंटियों की अरेस्टिंग की गई है। इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आगे भी अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा। सितारगंज किच्चा और सितारगंज पुलिस की अलग अलग टीमों ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलभट्टा थाना क्षेत्र के इनामी बदमाश को थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट और सितारगंज के इनामी बदमाश नाजिम को सिडकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिस्ट ने टीम के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ ओम प्रकाश ने बताया कि
सिमरनजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी ग्राम अंजनिया पुलभट्टा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी के खिलाफ किच्छा और पंतनगर में थाने में 15 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजलाल एसआई विनोद फरत्याल ने बताया कि नाजिम पुत्र साबिर निवासी रामपुर टांडा 15,000 का इनामी बदमाश है। आरोपी को सिडकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिस्ट और शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज जगदीश तिवारी की टीम ने नया गांव ढाबे से दबोचा है। नाजिम पर सिडकुल की बालाजी एक्शन कंपनी की 4 लाख से अधिक की प्लाईवुड के गबन का मुकदमा दर्ज है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वांछित या इनामी अभियुक्त यदि एट लार्ज रहेगा, यदि बाहर घूमता रहेगा तो लगातार क्राइम को अंजाम देगा, तो उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई हुई हैं और ये लगातार निर्देश उच्च अधिकारियों से हम लोगों को भी प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में 2 सफलता यहाँ मिली है। किच्छा सर्कल में सीओ किच्छा साहब के नेतृत्व में दोनों ही थानों को अच्छी सफलता मिली है। इसमें सितारगंज ने अपना एक इनामी गिरफ्तार किया है जिसमें 15,000 रुपये का इनाम घोषित था और ये वर्ष 2022 के एक प्रकरण में 2021 के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था जिसमें इन लोगों ने धोखाधड़ी का काम किया था और इनमें अमानत में खयानत की थी और ये प्रकरण काफ़ी समय से लंबित था, तो इसमें नाजिम की गिरफ्तारी हुई है। अभी इसमें 2 अभियुक्त और शेष हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बाकी इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। नेतृत्व में लगातार इनामियों की धरपकड़ जारी है और इस इनामी में एक किच्छा का एक दुर्दांत अपराधी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर बॉडी ऑफेंस शारीरिक संबंधी अपराध के 10 मुकदमे, 3 आर्म्स एक्ट के मुकदमे, गैंगस्टर, गुंडा और ये सभी गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे और इस अभियुक्त को पकड़ने में जो एसओ पुलभट्टा ने सराहनीय उनकी भूमिका रही और ये देखते ही उन्हें फरार हो गया था क्योंकि क्रिमिनल इंटेलिजेंस अच्छा है, इनको सभी क्रिमिनल्स भी जानते हैं, तो इन्हें देखते ही उसने भागने का प्रयास साथियों के साथ, कांस्टेबल्स के साथ पेश किया और इस पर ऑलरेडी 25,000 रुपये का इनाम है और 15 इन पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मेडल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। खबर सितारगंज से है, जो डकैती की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, टॉर्च, धारदार हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शक्ति फार्म प्राइमरी स्कूल के पास खंडहर में छापेमारी की। वहां आधा दर्जन लोग डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। आरोपितों ने डकैती के लिए जेल कैंप रोड के घरों को चुना था। संयुक्त पुलिस टीम ने छापेमारी कर रवि खैराती पुत्र गोपाल निवासी बैकुंठपुर, भगवत उर्फ भानु पुत्र खोखन निवासी शक्ति फार्म, सत्यजीत पुत्र शैलेंद्र निवासी सुरेंद्र नगर, हसनैन पुत्र नन्हे निवासी नकुलिया, मनोज विश्वास पुत्र सुधीर निवासी टैगोर नगर, सूरजशील पुत्र बबलू निवासी सुरेंद्र नगर व नाजिम निवासी लालपुर, जिला रामपुर, यूपी को दबोच लिया। घटनाओं के रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये अभियुक्त जो है डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलाह बरामद हुए हैं, मतलब टोटल 5 असले बरामद हुए हैं जिसमें 2 एक कट्टे हैं और 3 चाकू और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है और इस प्रकार के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और बाकी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इसी प्रकार से आगे भी अभियान ये लगातार चलता रहेगा और थाना सितारगंज की पुलिस जो है सीओ किच्छा साहब के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य ये किया गया है। खबर श्रीनगर से है, जहां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण में खराब गुणवत्ता का स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों द्वारा सुरंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले डस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल रेलवे परियोजना के तहत रानीहाट में रेलवे टनल निर्माण में मिट्टीनुमा डस्ट प्रयोग की जा रही है, जिससे टनल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना वॉशिंग प्लांट के यहां पत्थरों से डस्ट निकाला जा रहा है, जो कि मिट्टीनुमा है। सुरंग में प्रयोग की जाने वाली डस्ट की वैज्ञानिकों से जांच कराए जाने की भी स्थानीय व सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टेक सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्दी सुरंग निर्माण में लगी डस्ट की गुणवत्ता की जांच वैज्ञानिकों से कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी।
बिल्कुल अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय फलक पे उभरेगा और एक व्यापक प्लान हम लोग का बना हुआ है, चाहे यहाँ रोड चौड़ीकरण का हो, चाहे हम जितने हमारे कुंड पौराणिक कुंड है उसको हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे अगले 1 सालों में इतना व्यापक परिवर्तन दिखेगा आपको कि जो कुंड है हमारे पौराणिक कुंड हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे उसको हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं, उसको पौराणिकता को रखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए उसको हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं। उसमें लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम भी चलेगा और अग्नि कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, खुर्ज कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, बहुत सारे कुंड हम लोग उसको रेनोवेट कर रहे हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे कुंड हैं उसको भी हम लोग मनरेगा से रेनोवेट कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ती है अगले खबर की तरफ। टिहरी THDC इंडिया लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से टिहरी झील में पहली बार टिहरी वाटर स्पोर्ट कप का आयोजन करने जा रहा है। THDC के प्रबंधक राजीव बिश्नोई ने बताया कि 28 से 30 दिसंबर तक होने वाले इस आयोजन में एशियाई चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालिफाइंग 2023 का आयोजन होगा। 17 राज्यों के करीब 300 प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। उठा देंगे 15 पॉइंट लेवल नीचे जाएगा ये 830 वो छोटे छोटे स्तर जी, बड़े स्तर। इस बार टिहरी जलाशय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारे क्वालिफाइंग ओलंपिक क्वालिफाइंग और एशियन चैंपियनशिप वाटर स्पोर्ट्स में 2 इवेंट्स में करा रही है, कैनोइंग और कयाकिंग, जो कि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग दोनों के लिए है। ये इवेंट 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी और ये हमारे देश के इसमें 200 पुरुष प्रतिभागी और 100 महिला प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो कि एक दूसरे से compete करेंगे और एशियन चैंपियनशिप और क्वालिफाइंग ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खबर पौड़ी से है। आपको बता दें कि पौड़ी से खबर, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। पौड़ी से खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही है जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। नार्को टेस्ट को लेकर कल हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। खबर पौड़ी से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही है जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। नार्को टेस्ट को लेकर कल हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही है जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। पौड़ी से खबर बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की एसआईटी कर रही है जांच। एसआईटी मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। नार्को टेस्ट को लेकर कल हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज।
इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवान सिंह। भगवान जी, ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड केस है, इसमें हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अंकिता भंडारी के जो पौड़ी जिले के चर्चित विषय बना था, अंकिता भंडारी का जो मामला बना था, वो हाईकोर्ट में जो जिस तरह से यहाँ के जो उसके माता पिता पत्रकार जो आशुतोष नेगी है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसके आपने कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन वही आशुतोष नेगी का साफ कहना है और पीड़ित माता अंकिता भंडारी के माता पिता का कहना है, चाहे हम कुछ भी कर दे लेकिन सीबीआई की जांच सरकार को करना जरूरी होगा, क्योंकि हमारे इस सरकार पे विश्वास नहीं है। जिस तरह से सबूत सारे मिटा चुके थे पहले, हमारी उनसे यही मांग है कि सीबीआई की जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और वही आशुतोष नेगी का कहना है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाता, तब तक हम यही डटे रहेंगे और अब ऊपर आंदोलन करने के लिए सरकार मजबूर रहेगी। और इसीलिए सबसे पहले अगर सरकार से हमारी याचिका दायर करेंगे, फिर कोर्ट में दोबारा से कोर्ट में, उसके बाद दोबारा से इसका होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे अब आंदोलन का चेतावनी देगी, सरकार नहीं मानती, हमारे बात को नहीं मानती है और आंदोलन करने के लिए मजबूर है, हमें लोगों को सड़कों पर उतरने का। और अंकिता भंडारी के माता पिता भी अब आंदोलन करने के लिए, चेतावनी के लिए अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को किया खारिज। लक्सर क्षेत्र में भी ठंड ने अपना कहर बरपाया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने जगह जगह आग का सहारा लिया है और ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक नगर में अलाव की व्यवस्था तक नहीं की है, जिससे पालिका प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस कपकपाती ठंड में जहां लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, वहीं काम धंधे भी ठप हो गए हैं। ठंड की कोहरे की वजह से रोड पर चलना भी दुश्वार हो गया है। 20 मीटर की विजिबिलिटी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में रोड पर चलना अपनी जान को जोखिम में डालना है। ऐसे में काम धंधे ठंड की तरह ठंडे हो चुके हैं। किसानी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ठंड, काम धाज में मतलब दिक्कत आ रही, काम करने में दिक्कत आ रही, बाहर निकलने में दिक्कत आ रही, बच्चों को ज़्यादा मतलब परेशानी बढ़ रही इस टाइम। आजकल का जो मौसम है सर्दी का, कायदे में तो आज से ही शुरू हुआ और आज से इस प्रकार की सर्दी है, जो लोग ओल्ड एज के हैं उनका तो बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक है। और जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है, जिन लोगों को हार्ट का पेशेंट है, जो लोग सांस के बीमार हैं, जो फेफड़ों के बीमार हैं, ऐसे लोगों को आँखों के बीमार हैं, जो ऐसे लोग बाहर निकलेंगे उनके लिए बहुत घातक चीज़ है। देखिए, 2 दिन पहले ठंड नहीं थी, धूप निकल रही थी, किसान अपना खेतों में काम कर रहे थे, पर 2 दिन से जो ठंड हुई है उसमें किसानी भी प्रभावित हुई है। और हमारे यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा हुई है, कहीं अलाव का प्रबंध नहीं हो रहा है। टाउन भी अभी आग मीच के बैठा है, 2 दिन से ठंड देख के कहीं अलाव नहीं बना रहा है, चेयरमैन साहब भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए ठंड का बहुत प्रकोप है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।